नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत आज हमारा पहला प्रश्न है, मानसर झील कहां स्थित है। ऑप्शन है आपके पास जम्मू, लद्दाख, उत्तराखंड या राजस्थान। तो जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये मानसर झील कहां पर है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। ठीक, मानसर झील परियोजना प्रति वर्ष 20 लाख पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, ऐसा बोलते हैं कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। देखिए, तो ये जो मानसर झील है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये है आपका जम्मू में। और हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो मानसर झील है बेसिकली एक पर्यटन क्षेत्र है और 20 लाख पर्यटक जो है यहाँ प्रति वर्ष आते हैं। ठीक, मतलब ये जो क्षेत्र है वो पर्यटकों के लिए, या यूं बोला जाए कि पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छा स्थल है। तो धीरे धीरे करके जब पर्यटन क्षेत्रों का विकास कार्य किया जा रहा है तो उसके अंतर्गत ये झील चर्चा में है। तो याद रखिएगा, मानसर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू में। अगला प्रश्न है, लुहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको बहुत ज्यादा पूछता है क्योंकि हाल फिलहाल में जो चालू हुए विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें अगर वो जल विद्युत है तो वो नदियों का नाम पूछता है कि किस नदी पर यह जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास सिंधु नदी पर, चिनाब नदी पर, कावेरी नदी पर या सतलुज नदी पर। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये लुहरी जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, 1810 करोड़ रुपए का निवेश जो है इस लुहरी जल विद्युत परियोजना में किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फेज में। और इसकी क्षमता होगी कितनी? 210 मेगावाट। यानी अब देखो, ये अगर पावर प्लांट होता, अगर थर्मल पावर प्लांट, तो ये एवरेज कैटेगरी में आता, लेकिन चूंकि ये जल विद्युत प्लांट है तो बिल्कुल ये काफी बड़ी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। तो चलिए, आपको यहाँ नदी के साथ साथ एक और फैक्ट मिल गया कि ये कौन से प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इसकी क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट है। ठीक, 3 फैक्ट आपको मिल गए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी पर। यदि प्रदेश पूछता तो क्या होता? हिमाचल प्रदेश। और अगर लुहरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता पूछता तो 210 मेगावाट। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 बंदरगाहों के मध्य रोपैक्स फेरी सेवा प्रारंभ की गई है? ठीक, ऑप्शन है आपका हजीरा एवं घोघा के बीच, हजीरा एवं गोवा के बीच, हजीरा एवं मुंबई के बीच या हजीरा एवं विशाखापट्टनम के बीच। ठीक है, देखिए, ये जो रोपैक्स फेरी सेवा है बेसिकली 2 बंदरगाहों के बीच चलाई जाती है जिससे जो आयात निर्यात है उसको सुगम बनाया जा सके। इससे बेसिकली दूरी को कम किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, प्रधानमंत्री 8 नवंबर को हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। ठीक, तो आप ये याद रखिए कि रोपैक्स टर्मिनल कहां शुरू किया गया? तो हजीरा में। ठीक, और हजीरा एवं घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक, यानी 8 नवंबर को इसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे और हजीरा एवं घोघा के बीच रोपैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक, देखिए, अब ये इसका फायदा क्या होता है? ये जो रोपैक्स फेरी बनाया जा रहा है इसको क्यों बनाया जा रहा है? ठीक, तो आप पढ़ पा रहे हैं कि हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सेवा में कई फायदे होंगे।
यह दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वार के रूप में काम करेगा। इससे घोघा और हजीरा के बीच की दूरी 370 किलोमीटर से घटकर मात्र 90 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक, तो अभी इनकी दूरी कितनी है घोघा और हजीरा के बीच? लगभग 370 किलोमीटर। ठीक है, ये इस सर्विस के प्रारंभ होने के बाद कितनी रह जाएगी? 90 किलोमीटर। तो आप यहां से समझ पा रहे हैं कि ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, है कि नहीं? ठीक, ये सब इसके फायदों में आएंगे। ठीक, तो आप याद रखिएगा किसके किसके बीच चालू किया गया है बोलेगा तो हजीरा और घोघा के बीच। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हजीरा एवं घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, ठीक है, एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, हाल ही में एससीओ की 20वीं सम्मेलन जो है वो पूरी हुई है। ठीक है, 20वां सम्मेलन पूर्ण हुआ है और आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इसमें अध्यक्षता किसने की। देखिए, अभी तक जो प्रश्न आता था ना उसमें स्थान पूछता था कि ये सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ, लेकिन इस साल तो सारे जो सम्मेलन है वो कैसे हो रहे हैं? वर्चुअल हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपको स्थान तो नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा क्या कि इसकी अध्यक्षता किसने की और इसका अध्यक्ष देश कौन सा था। ठीक है, तो आप इस नजरिए से इसको तैयार कीजिए क्योंकि स्थान तो पूछेगा नहीं, है कि नहीं? ठीक, तो चलिए वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि एससीओ का जो 20वां सम्मेलन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये एससीओ का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, इसमें बताया गया है कि एससीओ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन संघाई ऑन 15 जून 2001। ठीक है, यानी एससीओ का गठन जो हुआ है वो कब हुआ है? 15 जून 2001 को। ठीक, द एससीओ करेंटली कॉम्प्राइजेस 8 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, 8 मेंबर है इसके। कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर है बात? ठीक, 8 कंट्रीज है जिसमें अधिकतर जो है वो कहां के हैं? मध्य एशिया के हैं। ठीक, कौन कौन सा? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान नाम सुना होगा आपने, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, इसके अलावा कौन कौन है? चाइना है, इंडिया है, रशिया है और पाकिस्तान है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए, तो 8 मेंबर है, 15 जून 2001 को इसका गठन किया गया। अब जानते हैं इसके 20वें सम्मेलन के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन। ठीक, संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने की। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक, इसमें एक और फैक्ट याद रखिए कि भारत की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्री व्लादिमीर पुतिन ने अध्यक्षता की है 20वें एससीओ परिषद सम्मेलन की। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर पुतिन। चलिए, अगला प्रश्न है, 5वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में 2 प्रमुख आयुर्वेद संस्थान समर्पित किए गए हैं जो स्थित हैं। ठीक है, देखिए 5वां आयुर्वेद दिवस जो है वो बेसिकली मनाया जाता है हमारे धनतेरस के दिन। ठीक है, इस साल 13 नवंबर को मनाया गया, आपको पता होगा ये। ठीक, अब इस तारीख को 2 आयुर्वेद संस्थान जो है वो प्रारंभ किए गए। ये यूं बोले जाए कि उनका लोकार्पण किया गया। तो वो कहां पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन में जामनगर और कटक में, लखनऊ और रायपुर में, जामनगर और जयपुर में, हैदराबाद और जयपुर में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। ठीक, इसमें जगह आप याद रखिएगा, पहला है ITRA जामनगर। ठीक है, जामनगर में है एक, और दूसरा है NIA जयपुर। ठीक, तो आपका आंसर वहां पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा जामनगर और दूसरा हो जाएगा जयपुर। ठीक, तो आपके ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं, जामनगर और जयपुर दोनों
उपलब्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जामनगर और जयपुर 2 नए आयुर्वेदिक संस्थान जो है वो राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं 5वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास श्री तरुण सागर जी महाराज, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, श्री भूतबली आचार्य जी महाराज या श्री विद्यासागर जी महाराज। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। ठीक, तो इतना ही आप याद रखिएगा कि ये जो वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी जो रहे हैं, ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी, ये जैन धर्म से संबंधित है और हाल ही में इनकी 151वीं जयंती मनाई गई है और इन्हीं को समर्पित है स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक, कहां स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अष्टधातु की प्रतिमा है जिसमें तांबा प्रमुख घटक है, इसको भी याद रखिए। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक, स्टैच्यू ऑफ पीस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी संबंधित है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या भूटान। तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख पा रहे हैं रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस 2017 टू 2019। ठीक, इसमें पहले नंबर पर हमको दिख रहा है फिनलैंड। ठीक है, स्कोर कितना है? 7.809। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर है आइसलैंड। ठीक, तो शुरू के 2-3 नाम आप याद रखिए, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। ठीक, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर काबिज है। तो यहां आपके ऑप्शन में है क्या? फिनलैंड। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है। ठीक, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है जिसमें पूछा है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके पास 141, 144, 138 या 145। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं आसपास, उनकी रैंकिंग फिलहाल क्या है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं भारत की रैंकिंग अगर देखें तो 144वीं हमको दिख रही है यहां पर। ठीक, भारत का रैंक क्या है? 144 है। ठीक, अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो 66वें नंबर पर है पाकिस्तान, 92वें नंबर पर है नेपाल, 94वें नंबर पर है चीन। ठीक है, 94th पोजीशन पर चीन है। 130वें रैंक पर है श्रीलंका, 133वें नंबर पर है म्यांमार, 133 रैंक पर है म्यांमार और 153 रैंक पर है अफगानिस्तान, 153, जो कि इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। ठीक, तो हमारी स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, देखो 144 पे हैं और 153 जो है वो सबसे अशांत देश है, यानी सबसे अप्रसन्न देश है। अशांत नहीं बोल सकते, अप्रसन्न देश है। तो भाई प्रसन्न रहना सीखिए, इस रैंकिंग को ऊपर बढ़ाइए। ठीक, भारत बहुत नीचे इसमें 144 में है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 144वें रैंक पर भारत है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में। प्रथम स्थान पर कौन था? फिनलैंड को हमने देखा था। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का संबंध किस देश से था? आपको पता होगा कि हाल ही में डिएगो मैराडोना जी का निधन हो गया है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड या फ्रांस। तो याद रखिएगा डिएगो मैराडोना का संबंध था अर्जेंटीना से। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने अर्जेंटीना को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है? ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, भारत, ब्राजील या सऊदी अरब। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं यहां पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र
UNCTAD ने इन्वेस्ट इंडिया को साल 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। ठीक, क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार? यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करता है। इसका मूल्यांकन 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के UNCTAD, ठीक है, UNCTAD, ठीक है, अंकटाड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, ये वही है, द्वारा मूल्यांकन पर आधारित था। ठीक, तो आपको बेसिकली इस प्रश्न में याद क्या रखना है कि भारत के इन्वेस्ट इंडिया को, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है नव उद्यमियों को निवेश करने के लिए। ठीक है, तो इस इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया है या पुरस्कृत किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, अंकटाड के द्वारा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए, तो अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं राज्य अलंकरण का दूसरा भाग। पिछले अंक में हमने राज्य अलंकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको प्रदान किए थे। कुछ राज्य अलंकरण जो बच गए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज के रिवीजन सेशन में हमारा पहला प्रश्न है, यति यतनलाल सम्मान 2020 की प्राप्तकर्ता संस्था कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास बढ़ते कदम, मुक्ति यात्रा, स्वर्गरथ या गुरबानी सामाजिक संस्था। तो याद रखिएगा, यति यतनलाल सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? बढ़ते कदम, रायपुर की संस्था है, आपको पता होगा। ठीक है, यति यतनलाल सम्मान गौ सेवा और अहिंसा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक, और 2020 के लिए किसको दिया गया? बढ़ते कदम रायपुर को। अगला प्रश्न है, हाजी हसन अली सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है सुश्री सहाना कुरैशी, श्री मीर अली, श्री हनीफ नजमी या श्री सलीम कुरैशी। तो याद रखिएगा, हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और इस वर्ष यानी वर्ष 2020 के लिए यह सम्मान दिया गया है श्री हनीफ नजमी जी को। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत चक्रधर सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर भारती बंधु, बुधादित्य मुखर्जी, पूर्णश्री राउत या संतोष कुमार आदित्य। तो याद रखिएगा, राज्य अलंकरण के अंतर्गत चक्रधर सम्मान 2020 दिया गया किसको? डॉक्टर भारती बंधु को। ठीक है, कबीर गायन से संबंधित है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास श्री रूप राय नेताम, श्री रूप साय सलाम, श्री बैजनाथ चंद्राकर या श्री इनेश्वर वर्मा। कल इसी प्रकार के एक प्रश्न में समस्या हो गई थी जिसमें मैंने पूछा था कि डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान 2020 किसको दिया गया है? ठीक है, मैंने गलती से उसमें बैजनाथ चंद्राकर बता दिया था। उसका सही आंसर होगा शंभू शक्ति सामाजिक संस्थान। ठीक है, शंभू शक्ति। ठीक, इसको डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान दिया गया है। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2020 किसको दिया गया? श्री बैजनाथ चंद्राकर जी को। ठीक है, सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, और वर्ष 2020 के लिए श्री बैजनाथ चंद्राकर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है आपके पास श्री निर्मल अग्रवाल, श्री विनोद अग्रवाल, श्री सुशील अग्रवाल या श्री राम अवतार अग्रवाल। ठीक, तो याद रखिएगा, महाराजा अग्रसेन सम्मान ये दिया गया है श्री राम अवतार अग्रवाल जी को। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत हिंदी प्रिंट मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए, याद रखिए, हमारे यहाँ मीडिया को देने वाला पुरस्कार जो है वो 3 स्तरों पर दिया जाता है। ये यूं बोला जाए कि 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, पहला दिया जाता है हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए, दूसरा आपका हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है, हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए और हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। इसके अलावा एक और सम्मान दिया जाता है, उसको कहा जाता है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। इसके नाम पर दिया जाता है पंडित माधवराव सप्रे जी के नाम पर।
ठीक। हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए वर्ष 2020 में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा श्री ब्रह्मवीर सिंह जी को। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया गया है सुश्री ममता लांजेवार को। वहीं पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता अवार्ड दिया गया है किसको? श्री राजेंद्र धड़पकर जी को। राजेंद्र धोड़पकर जी को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, आसान हो गया अब याद करना। ठीक, हिंदी प्रिंट मीडिया बोलेगा तो ब्रह्मवीर सिंह, इलेक्ट्रॉनिक बोलेगा तो सुश्री ममता लांजेवार, और पंडित माधवराव सप्रे अवार्ड बोलेगा तो राजेंद्र धोड़पकर जी को दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न आपको चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार ही पूछा है किसके लिए? हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। ठीक, तो किसको मिला है? सुश्री ममता लांजेवार जी को। ठीक, अगला प्रश्न है आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर गौतम शर्मा, डॉक्टर शिव कुमार जैन, डॉक्टर गौतम चंद जैन या श्री जीवनलाल शर्मा। तो याद रखिएगा धन्वंतरी सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर गौतम चंद जैन जी। अगला प्रश्न है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान किसको दिया गया है? श्री राजेंद्र धोड़पकर जी को। अगला प्रश्न है महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है आपके पास अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भाटापारा, श्री हरीश मित्तल एनटीपीसी लारा रायगढ़, श्री सीमेंट बलौदा बाजार, या ए और बी दोनों, यानी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और श्री हरीश मित्तल एनटीपीसी लारा। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका आज का ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान क्यों दिया जाता है और वर्ष 2020 के लिए किसको किसको प्रदान किया गया है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी के 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन से जुड़े हुए 10 प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।